नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हुदा शाह। नाजरीन, सिर्फ 3 रोज़ बाकी हैं इंतखाबी दंगल सजने में। इसके साथ साथ इलेक्शन मुहिम तो चल रही है दीगर जमातों के रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन एक दूसरे पर इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्ज़ामात लगना भी शुरू हो गए हैं। और धांधली के इल्ज़ामात लगा कौन रहे हैं? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मैदान में है और एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर तो बरसा ही रहे हैं, लेकिन अब धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? खैर, उसके लिए हमें 8 फरवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये मार्का जीतता आखिरकार कौन है। आज के प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ हलकों को, कराची के हलकों को डिस्कस करेंगे, लाहौर के कुछ हलकों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बलोचिस्तान के इंतखाबी सियासत को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कराची का रुख कर लेते हैं, राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद है। राशिद, हमेशा की तरह आज मज़ीद 3 हलकों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, NA 232, 233 और 234। सबसे पहले NA 232। NA 232 ज़िला कोरंगी का एक अहम तरीन हल्का है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं। इस हल्के में एक उम्मीदवार जो शाह अवैस नूरानी है जमीयत उलमा पाकिस्तान के, उसके हक़ में जो है वह न सिर्फ इंतखाबी मुहिम चला रही हैं बल्कि अपने उम्मीदवार भी यहाँ से खड़े नहीं किए। ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का वाहिद हल्का होगा जहाँ से PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जो हैं वो एक उम्मीदवार के लिए जो उन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया, लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ उनको जो सख्त टक्कर दे सकते हैं वो MQM पाकिस्तान की आसिया इसहाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है अदील अहमद, जो कि साबिक MP हैं, वो यहाँ से खड़े हुए हैं। यकीनन जो अदील अहमद का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, रिफ़ा आम, शाह फैसल कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी और गोल्डन टाउन, यहाँ पर उनका एक वोट बैंक है, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, तो यकीनन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो MQM पाकिस्तान है, आसिया इसहाक, वो ख़ुद भी इस हल्के की रहने वाली हैं और मॉडल कॉलोनी में उनकी रिहाइश है, तो यकीनन मॉडल कॉलोनी में हमें जो है मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग आबाद हैं। PMLN का भी अगर मॉडल कॉलोनी में अगर हम 10,000 के करीब वोट PMLN के लगाएं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, इनके भी 10-10, 12-12 हज़ार वोट इस पॉकेट में मौजूद हैं। लेकिन MQM पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी सपोर्ट इस हल्के से है वो लियाकत मार्केट, मलीर, सऊदाबाद, खोखरा पार, शाह फैसल कॉलोनी, ये वो इलाके हैं इस हल्के के जो MQM के मजबूत गढ़ हैं और यहाँ से MQM को हमेशा जो है वो बड़ी तादाद में वोटर्स ने निकल कर इस हल्के से कामयाब करवाया है। चूँकि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जमात इस्लामी, अल-फलाह सोसाइटी, रिफ़ा आम, पंजाब टाउन, शमसी सोसाइटी, ये वो पॉकेट्स हैं जो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन तमाम सपोर्टों के अलावा यकीनन जो है वो MQM पाकिस्तान के जो आसिया इसहाक हैं वो मजबूत तरीन है और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनको भी वो बासानी इस हल्के से शिकस्त दे सकती हैं। अगर हम बात कर लें इस ज़िला कोरंगी के दूसरे हल्के 233 से, यहाँ से MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन सिंध असम्बली हैं जावेद हनीफ, वो जो खड़े हैं। इनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर मारूफ शख्सियत है निदा आसिम, उनको जो है वो टिकट दिया है। जमात इस्लामी से जमील ख़ान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद हारिस हैं, ये भी जो है वो बड़ा नाम नहीं PTI के हवाले से, जबकि नून लीग से ज़ैन अंसारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यकीनन जो कुछ इलाके हैं लांडी नंबर 1 के, वहाँ पर PMLN का वोट है, लेकिन वो वोट यहाँ से जीतने वाले जो 2 बड़े लोगों में मुकाबला है, जैसे जावेद हनीफ में और हम पीपल्स पार्टी में लगा लें, क्योंकि उन दोनों का वोट बैंक इस इलाके में मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे MQM हकीकी का भी कुछ फैक्टर है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है कि इन दोनों बड़ी जमातों के दरमियान वो MQM हकीकी का फैक्टर जो है वो उनको नुकसान पहुंचा सके। लांडी नंबर 1 से अगर 6 नंबर तक हम बात कर लें तो यहाँ पर MQM जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके बाद अगर हम कोरंगी के एरिया की बात कर लें तो यहाँ पर मिक्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी, जमात इस्लामी भी होगी और यहाँ से PTI को भी कुछ वोट मिल सकते हैं। लेकिन जमान टाउन MQM का गढ़ है और यहाँ से जो दीवान एक बंगाली जो कम्युनिटी है उसके जो एक बड़ा एक हल्का है, उसने MQM पाकिस्तान की बाकायदा इलेक्शन से कबल ही सपोर्ट कर दी थी, तो यकीनन ये भी MQM पाकिस्तान के एक बड़ा फ़ायदा होगा। नासिर कॉलोनी MQM का गढ़, अवामी कॉलोनी MQM का गढ़, लेकिन पीपल्स पार्टी के भी कुछ यहाँ पे गलियाँ, कुछ पॉकेट्स हैं, 4 से 5 हज़ार 10 हज़ार वोट्स तक इन इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन मुहिम के दौरान जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा मौसर नहीं है, तो शायद उनको जो है वो जो उम्मीद होगी इस हल्के से वो पूरी ना हो सके। लेकिन PS में ये
मुकाबला इस हल्के में थोड़ा सा दिलचस्प हो सकता है, लेकिन एनए में यकीनन जो है वो एमक्यूएम के जावेद हनीफ ही सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। गुलशन मिल्लत भी इसी इलाके में है, अवामी कॉलोनी भी इसी इलाके में है, और लांडी नंबर 2 भी। लांडी नंबर 2 में जो है वो कुछ पख्तून आबादी भी है, लेकिन वो क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी ने, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि एमक्यूएम ने तो एक जगह से PS88 से उनकी हिमायत कर दी, लेकिन बाकी जगहों से भी एनपी को एमक्यूएम की हिमायत करनी चाहिए थी। तो आपने देखा कि रात गए जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहिद सैयद के साथ फारूक सत्तार ने की, हिजरत कॉलोनी वाली, और वहाँ पर जो है वो एनपी ने एमक्यूएम की हिमायत की। आज औरंगी टाउन में जो है वो जो बनारस का एक उससे मुतल्लिका जो अवामी नेशनल पार्टी के पख्तून इलाके हैं, वहाँ से 8-10 हज़ार 7 हज़ार वोट होते, उन्होंने भी जो है वो एमक्यूएम की हिमायत की। तो यकीनन एमक्यूएम ने जब हिमायत की थी तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही तमाम मामला तय हुए थे। 234 जो एक तीसरा हलका है कोरंगी ज़िले का, यहाँ से एमक्यूएम ने मुइन आमिर पीरज़ादा को टिकट दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद अली राशिद को टिकट दिया। मोहम्मद अली राशिद इस हलके से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के टिकट पर 2013 में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। जमात इस्लामी ने अख्तर हुसैन को खड़ा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़हीम खान है, ये वही फ़हीम खान है जो 2018 में इस हलके से कामयाब हुए थे। PMLN ने सलीम ज़िया को जो है टिकट दिया, जबकि एमक्यूएम हकीकी ने मोहम्मद सादिक को जो है वो यहाँ से उम्मीदवार अपना खड़ा किया है। तो एमक्यूएम हकीकी का थोड़ा बहुत वोट बैंक इस इलाके में है, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो एक कौमी असम्बली की सीट जो है वो निकाल सके, और माजी में हमेशा इस हल्के से। अच्छा राशिद, मुझे ये भी बताएगा, चले हमने ये तीनों हल्कों को डिस्कस तो कर लिया कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो खड़ा है और किसके दरमियान कांटे का जोड़ भी नज़र आ रहा है। ये तो 8 फरवरी को फैसला भी हो जाएगा। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से थोड़ी सी बताइएगा। सोशल मीडिया का दौर है और आपको क्या लगता है कि जिस तरह डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है, सोशल मीडिया पे कौन सी जमात एक्टिव है? अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें तो वो सोशल मीडिया पे भी इस बार उसी तरह एक्टिव है जैसे माजी में PTI होती थी। नहीं, देखिए PTI का मुकाबला तो कराची की सतह पर मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया पर उसका मुकाबला किया है। कराची की हद तक बात करता हूँ मैं, बाकी पंजाब में KPK की मैं सूरत हाल का नहीं करता। लेकिन जो PTI की तरह जो माजी में डिजिटल मीडिया पर मुहिम चलाई है, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा काम किया है। और ख़ास तौर पर जब एमक्यूएम पाकिस्तान के तीनों ग्रुप्स PSP, बहादुराबाद और PIB आपस में मर्जर हुए, तो उसके बाद इन तीनों की जो डिजिटल टीम थी उसने बहुत अच्छे मैनेज अंदाज में किया, और मुख्तलिफ ट्रेंड भी जो है वो कराची के हवाले से एक्स पर जो है वो टॉप ट्रेंड पर रहे हैं, फेसबुक पर टॉप ट्रेंड पर रहे हैं। तो उसको अगर रिप्लेसमेंट तो हम जो डिजिटल मीडिया की PTI की थी उसको तो हम रिप्लेस एमक्यूएम के हवाले से भी हम कराची की सतह पर नहीं कह सकते, लेकिन एमक्यूएम ने बड़े मौसर अंदाज में, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन तमाम जमातों के में कराची की सतह पर मुकाबला करें तो हम नंबर 1 पोजीशन पर एमक्यूएम को देख सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसके बाद तहरीक इंसाफ जो अपने आज़ाद उम्मीदवारों के लिए कैंपेन बहुत सालों के बाद अब काफी जमात इस्लामी ने भी जमात बन के उभर रही है, और अब देखते हैं कि अवाम फैसला क्या करती है। वैसे तो एमक्यूएम अब स्ट्रॉन्ग नज़र आ भी रही है। अच्छा राशिद, मुझे ये बताएगा कि चूँकि अब सिर्फ 3 रोज़ बाकी हैं और 8 फरवरी को ये दंगल जो है सजेगा, ज़रा सिक्योरिटी के मामलात भी बताएगा। कौन कौन से पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के विज़िट पर हैं, और ये इलेक्शन के हवाले से शायद उनकी एक आखिरी कैंपेन हो कराची में, और किमाड़ी से लेकर लियारी और उसके बाद नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर यहाँ से निकलेंगे। तो यकीनन आज जमात इस्लामी ने भी लियाकताबाद से अपनी रैली का जो है वो ऐलान किया हुआ है, तो उस हवाले से भी सिक्योरिटी के इंतजाम आज कराची की इंतज़ामिया को करने पड़े हैं, क्योंकि लियाकताबाद के मकाम पर शायद दोनों जमातों की रैली जो है एक वक्त पर जमा हो। लेकिन इसके अलावा आपने जिसे बात की पोलिंग स्टेशंस के हवाले से, तो कराची के तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है वो पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है, जहाँ पर रेंजर्स की नफरी जो है इजाफी तौर पर तैनात की जाएगी। स्काउट्स जो होते हैं उनकी खिदमात भी सिंध की सतह पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने हासिल की है, और स्काउट्स को जो है वो CCTV मॉनिटरिंग जो इलेक्शन जो होंगे, जहाँ पर इलेक्शन बूथ बनाए जाएंगे, वहाँ की उनको जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। इसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो स्काउट्स की ट्रेनिंग थी वो भी अमल में
लाई गई है। स्काउट्स हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से उनको बाकायदा तौर पर जो है वो ब्रीफ किया गया। इसके बाद पुलिस की जो है वो नफरी को भी तैनात किया गया और बाकायदा तौर पर महकमा पुलिस की जानिब से तमाम जो अफसरान हैं, तमाम अहलकार हैं, उनकी छुट्टियाँ भी जो है वो मनसूख की गई हैं। तो यकीनन अब इलेक्शन मुहिम जो है वो कल ख़त्म हो जाएगी रात 12 बजे तक, और उसके बाद असल इम्तिहान शुरू होगा इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि तमाम तर सामान की तरसील जो की जाएगी, बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्स की, और उसके साथ साथ जो इंतखाबी अमल में जो इंक होती है उस तमाम तर चीज़ों की, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी का एक अलग से प्लान बनाया गया है। और ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स को दी गई है कि रेंजर्स के हुकाम जो है वो तमाम तर सामान अपनी निगरानी में जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुँचाएँ। ज़िला वस्ती जो है वो इस वक्त हमें दिखता है कि ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता 10 से 15 दिनों के दौरान MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान क्लैश हुआ और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई, शहादत लोगों MQM के एक कारकुन की जो है इसमें हलाकत हुई, दूसरे न्यू कराची में एक हलाकत हुई। तो उसके बाद लगता यही है कि इस हल्के में जो है वो खासा 8 फरवरी का दिन गर्म होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम ज़िला वेस्ट और कोरंगी और ज़िला किमाड़ी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ़ मजहबी जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो खासे मजबूत हैं। और यकीनन इलेक्शन के दिन एक जो सियासी कारकुनान होते हैं उनमें बड़ा जोश होता है, और मामूली सी भी जो एक बातचीत होती है किसी गलत फहमी की बुनियाद पर भी वो फिर बड़ा एक क्लैश का रुख इख्तियार कर जाती है। तो हमने कराची की जो भी अब तक इलेक्शन कवर की है उसमें हमने ये देखा कि सुबह के वक्त तो जो है बड़े पुरअमन तरीके से माहौल रहता है पूरी कराची में, लेकिन दिन 12 बजे के बाद जो है वो लोग जब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ हलकों में या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनके वोटर्स नहीं निकले, तो यकीनन इश्ताल की सूरत हाल जो है वो पैदा की जाती है ताकि इलेक्शन के जो अमल है उसमें तातुल पैदा किया जा सके। तो सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी जानिब से भी इसी तरह का प्लान बनाया गया है कि सुबह माजी को भी मद्देनज़र रखते हुए कि सुबह 10 से 11-12 बजे तक का जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे 12 बजे के बाद से वक्त गुजरता है तो सिक्योरिटी का इम्तिहान जो है अब डोर टू डोर कैंपेन का की क्या सूरत हाल है। हमने देखा कि MQM की जानिब से भी और PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था कि जी हमें कैंपेन करने से रोका जा रहा है, और पुलिस की जानिब से भी मौक़िफ़ आया कि जी इन्होंने इजाज़त नहीं ली। तो अब क्या सूरत हाल है? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन की जहाँ तक बात है, तमाम सियासी जमातें अपने आवाम में या अपनी जो एक अवामी हमदर्दी समेटने की बात होती है उस हद तक तो जाकर एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, लेकिन डोर टू डोर मुहिम की बात है तो उसमें हमने देखा है कि जमात इस्लामी जो है वो MQM से भी ज़्यादा हमने देखा है कि एक्टिव नज़र आई है डोर टू डोर मुहिम के लिए कराची भर में। उसके बाद अगर डोर टू डोर मुहिम की अगर आप बात करें तो उसके बाद फिर MQM है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो ज़िला वस्ती में 10 दिन कबल मामलात हुए तो उसके बाद कुछ मुश्किलात पेश आई, लेकिन उनकी भी तैयारी जो है वह इस वक्त अच्छी थी। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात मैं आपको बताऊं कि सईद गनी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर हैं, उनका हल्का जो है अपना जो PS 105 महमूदाबाद का वो खासा मुश्किल हल्का बन गया है, और उस हल्के से जो है वो लगता है यही है कि जो GDA के उम्मीदवार हैं इरफानुल्लाह मरवत, जिनकी MQM पाकिस्तान की जानिब से भी हिमायत की गई है और मुख्तलिफ मजहबी जमातों का जो वहाँ पे फैक्टर है उनकी जानिब से भी रहनुमा सईद गनी को टफ कंपटीशन मिलने वाला है। लेकिन बात वही है कि क्या नतीजा निकलेगा ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा, और नाज़रीन आपने वोट देने के लिए ज़रूर निकलना है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन अब डिस्कस कर लेते हैं बलोचिस्तान को। बलोचिस्तान की इंतखाबी सियासत की बात करें तो मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़रा मुख्तलिफ मिजाज रखा जाता है। यहाँ अमूमन जमात से ज़्यादा उम्मीदवार को वोट मिलता है। आज बलोचिस्तान के हम 4 अहम तरीन हलकों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा रशीद बलोच ने हमें ज्वाइन किया। रशीद साहब, डिस्कस करने जा रहे हैं हम 4 अहम तरीन हलकों को, NA 256, NA 257, 258 और 265। मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले 256 के बारे में। यहाँ पे आप कांटे का जोड़ किन के दरमियान देख रहे हैं? जी देखें, 256 पर सबसे ज़्यादा जो कांटेदार मुकाबला होने को है वो मीर इसरारुल्लाह ज़ेहरी
और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान है। हालांकि इस हल्के से नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी भी हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दो कैंडिडेट्स के दरमियान टफ मुकाबला जो है नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि बीएमपी मेंगल को जमीयत उलमा इस्लाम ने अलायंस किया, उसके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट की है सूबाई और कौमी असम्बली का। तो बीएमपी खुद खुशदार के इस हल्के में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साथ में जमीयत उलमा इस्लाम भी इसमें काफ़ी मजबूत नज़र आती है। ये अब से नहीं, 90 से ऐसा होता रहा है। जब भी दो पार्टियों ने अलायंस की है तो इनमें से दोनों पार्टियों ने कौमी और सूबाई में दोनों ये जीतते आए हैं हमेशा। अगर मैं गुज़िश्ता अदवार में दोहरा लूँ, 2018 में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी हल्के में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पे सीट टू सीट एडजस्टमेंट की थी। सूबाई असम्बली जमीयत उलमा इस्लाम को दी गई थी और कौमी असम्बली बीएमपी को दिया गया था। ये दोनों पार्टियां दोनों सीटें जीत गई और अब दोबारा वही तारीख दोहराई जा रही है। इससे पहले 2013 को जमीयत उलमा इस्लाम और नेशनल पार्टी ने इसी तरह का अलायंस किया था। तो दोनों जमातें नेशनल पार्टी और जमीयत जो है वो कामयाब हुए हैं। इससे पहले अगर मैं जितना पीछे चलता जाऊँ ना, वहाँ पे जब जमीयत का किसी भी कॉन्फ्रेंस जमात के साथ कोई अलायंस हुआ है तो वो कामयाब हुआ है। तो इस बार भी मुझे नेशनल पार्टी और बीएमपी अवामी से पहले थे, अब वो आज़ाद उम्मीदवार हैं मीर इसरारुल्लाह ज़ेहरी और नेशनल पार्टी की जो है अलायंस हुई है और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम और नेशनल पार्टी की इत्तेहाद है। तो मुझे पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए सरदार अख्तर मेंगल एनए की सीट पे काफ़ी जो है मजबूत उम्मीदवार मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलें एनए 257, 258 और 265 को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है और तीनों के तीनों हल्कों को डिस्कस करना है। अच्छा देखें, हल्का 257 पे दो मजबूत कैंडिडेट हैं, दो, तीसरे को भी आप शुमार कर सकते हैं, लेकिन दो इस वक्त कैंडिडेट हैं। एक जाम कमाल खान जो साबिका वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं और इससे पहले भी कौमी असम्बली को मेंबर काफ़ी टाइम से वो कामयाब होते आए हैं। दूसरा असलम भूतानी साहब, वो कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके भाई जो है वो बाप से हैं सूबाई असम्बली के नशिस्त पे, लेकिन वो खुद आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे ये जो हल्का है ये बहुत लंबा हल्का है और डिस्ट्रिक्ट अवारान इसमें शामिल है और डिस्ट्रिक्ट लसबेला, और इसमें ये दो कैंडिडेट्स का मुकाबला जारी है और साथ में पीपल पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है और पीपल पार्टी का जो इस इलाके के अपना जो वोट बैंक है लसबेला का, उसमें थोड़ी सी तकसीम देखने में आ रही है। उसकी वजह यह है कि एक नए बंदे को टिकट दिया गया जिसकी वजह से पीपल पार्टी अंदर से तकसीम हो गई है। और वो जो है तीसरा जो पीपल पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजनजो के छोटे भाई हैं। तो एक तरफ आप देखेंगे नून लीग की तरफ जाम कमाल खान है, मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं इस हल्के से। दूसरे नंबर पे उनके साथ जो ज्यादा टफ मुकाबला करेंगे वो असलम भूतानी है। वो इससे पहले डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान असम्बली में। और साथ में अगर एनए 258 की बात करें, इसमें तो देखें नेशनल पार्टी, बीएमपी और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी का बाजार मुकाबला नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें बीएमपी और नेशनल पार्टी का जो है मुकाबला होगा क्योंकि ये मकरान का दोनों ये हल्के जो है तुर्बत केच और पंजगुर दो डिस्ट्रिक्ट के इससे लगते हैं इसमें। और मकरान में हमेशा कॉम्परर जमातें जो है वो मजबूत पोजीशन में रही हैं और इस बार भी मजबूत पोजीशन में हैं। बाकी जो नून लीग या पीपल पार्टी की जानिब से लड़ रहे हैं उनके शख्सी वोट होंगे, लेकिन बाजार ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी पोजीशन इतनी मजबूत हो कि वो अपना ये सीट निकालने में कामयाब हो सकें। इस टाइम मुकाबला बीएमपी और नेशनल पार्टी का इस हल्के से 258 पे चल रहा है। अच्छा 200 अगर 65 की बात करें, देखिए इसमें वाज़ेह तौर पर मौलाना फजल रहमान जी और खुशहाल खान काकड़ के दरमियान मुकाबला होना है। इसकी एक तो ये है कि देखें जो ये जो इलाका है मौलाना फजल रहमान को इस हल्के से जो जमीयत उलमा इस्लाम ने टिकट दी है, तो अब तक मौलाना फजल रहमान बज़ात खुद उन्होंने अपने हल्के का
इंतखाब का अब तक दौरा नहीं किया है। उन्होंने बिल्कुल अपने पार्टी के सूबाई जो रहनुमा हैं उन पे छोड़ दिया है कि वो इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और कैसे जो है वोटर को जो है वो पोलिंग बूथ तक लाएंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने टोटली अपने पार्टी के रहनुमाओं पर छोड़ा है और पार्टी के रहनुमाओं ने, सूबाई जो रहनुमा है, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है मौलाना फजल रहमान साहब को कि आपका ये हल्का जो है बड़ा मजबूत है, इसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सीट जीत सकते हैं। लेकिन इसमें अब मुझे खुशहाल खान काकड़ का जो है इनके मुकाबले में, मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में बड़ा मजबूत कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि खुशहाल खान काकड़ जो है उस्मान काकड़ के बेटे हैं और हालिया दिनों गुज़िश्ता साल उनके बेटे उसके वालिद का जो है एक्सीडेंट हुआ था, वो फौत हुए थे। एक सिंपति है खुशहाल खान काकड़ के लिए और काकड़ कबीले का एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस हल्के में है और वो खुशहाल खान भी खुद भी काकड़ कबीले से हैं। हालिया दिनों में ये भी हुआ था कि ये पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी इन्होंने बनाई थी। ये महमूद खान आचार्य साहब के पार्टी से अलग हुए थे, अपनी पार्टी इन्होंने बनाई थी इख्तलाफात में। इसमें मुझे इसलिए मजबूत नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें जमीयत उलमा इस्लाम का जो नाराज़ लोग हैं वो खुशहाल खान काकड़ को सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई खुशहाल खान काकड़ को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा जो है एएनपी जो मतलब है जितने दावे और खुशहाल तसल्लियां दी जा रही हैं मौलाना फजल रहमान को, वो टफ साबित हो सकती है उनके लिए। बहुत शुक्रिया, रशीद ब्लॉच हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाहौर के हल्कों को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब। एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। अब लाहौर में तगड़े मुकाबलों की बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब, NA 128, NA 129 और NA 130 ये तीनों हल्के बहुत ही ज़्यादा अहम है। वैसे तो तमाम के तमाम हल्के बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन इन तीनों की ख़ास बात क्या है? उधर जिस तरह पंजाब को आप कहती हैं ना लाहौर पंजाब का दिल है, इस तरह लाहौर के में जो 14 MNS के इंतखाबात हो रहे हैं, हल्कों में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, इनमें जो जिसकी बात आप कर रही हैं 128, ये लाहौर सेंटर ऑफ लाहौर है। ये वो हल्का है जहां से लाहौर के आप चारों तरफ में घूम सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें जो आबादी फॉल करेगी वो फैसल टाउन है, मॉडल टाउन है, ग्रीन टाउन है और कोट लखपत जेल भी जनाब इसमें सेंटर में आता है। बात क्यों कर रहे हैं भट्ट साहब, आप डरा रहे हैं? नहीं डरा नहीं रहा, वो शेख रशीद कहता था या रेल है या जेल है, और सियासतदानों के लिए तो ऐसे ही होता है, यहाँ इक़्तिदार होता है। कैदियों को भी फिर इजाजत मिल जाए वोट डालने की? हाँ, कैदियों को भी बिल्कुल वोट की इजाजत मिलती है, वो अपना वोट कास्ट करते हैं। अच्छा, सब कैदियों को? हाँ जी। क्या कह रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है? इमरान खान का मुझे नहीं पता उसको वोट कास्ट करने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाकियों का पता है मुझे। नहीं, इलेक्शन लड़ने की कैदियों को इजाजत नहीं मिलती है तो वोट क्यों नहीं इलेक्शन लड़ने की इजाजत? मियां असलम इकबाल इलेक्शन लड़ रहा है, मैं तो इसी हल्के में। अरे आप समझ ही नहीं रहे हैं, चलें बात। अच्छा, मैं नहीं समझता वो बात जो आप समझाना चाहती है, वो मुझे पसंद नहीं है भाई। 128 में मुकाबला इंतहाई सख्त है और इसमें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है ओन चौधरी साहब हैं और सलमान अकरम राजा जो है वो PTI के कैंडिडेट है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प इसमें इलेक्शन है। जो सलमान अकरम राजा है ना, वो इस इलेक्शन में पहली दफा इस हल्के में सामने आए हैं। अच्छा, ओन चौधरी भी इस इलेक्शन में सामने आए हैं। फिर पुराने जो है लियाकत बलोच साहब हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से अदील गुलाम महीउद्दीन है और गजफ्फर साहब भी हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की तरफ से, वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, सारे लाहौर क्यों आना चाह रहे हैं वैसे? भाई लाहौर गढ़ है ना, मेन जो लाहौर से जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेगा। मर्जी के बगैर तो नहीं ना कोई आ सकता। नहीं, ऐसे ही होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ऐसे ही होगा? लाहौरियों की मर्जी के बगैर आएगा कोई? नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन लाहौरियों की मर्जी तो चलेगी, लेकिन अगर हम गौर करें ना इस हल्के में, तो इस हल्के में इंतहाई कांटेदार मुकाबला है। अच्छा, जो सलमान अकरम राजा है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले हल्के बताए ग्रीन टाउन वगैरह, इकबाल टाउन वगैरह, उनमें ना PTI का अच्छा खासा वोट है। अच्छा, जब ओन चौधरी आए हैं, अब इस हल्के की कितना बड़ा है, इसके नीचे 5 MPA नीचे उदा फॉल कर रहे हैं, जिनमें आप देखें ना PP 169, 170 71 और 61। अब आप देखेंगे सलमान अकरम राजा, जब कोई MNA इलेक्शन लड़ रहा होता है ना, तो उसके नीचे जो MP होता है वो उसको सपोर्टिंग कैंडिडेट होता है, वो उसने MNA को उठाना होता है। अब जो सलमान अकरम राजा है उसके नीचे मियां महमूद रशीद साबिक सूबाई वजीर लड़ रहा है,
गो वो जेल में है, वो लड़ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ मियां असलम इकबाल लड़ रहा है जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। अब ये स्पोर्टिंग हैंड आया, इसके मुकाबले में ओन चौधरी जो आया तो उसको आप देंगी स्पोर्टिंग हैंड। बड़ा मजबूत उम्मीदवार एक आया है, खालिद परवेज खोखर साहब। अच्छा, इसके साथ सुहेल ज़िया भट्ट साहब है, उनके बेटे जो है उमर सुहेल ज़िया भट्ट, वो लड़ रहे हैं। एक MNA के उम्मीदवार थे मैर इश्तियाक, आपको याद होगा, वो इस दफा MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही। अब ये सारे बंदे जो हैं वो ओन चौधरी को लड़ रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ ये है हुदा कि इस हल्के में जो ओन चौधरी का हल्का है वहां पर मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है ना वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हाँ, ओन चौधरी जो आया है वो ऊपर से आया है, मिसाइल की तरह आया है। अब नीचे जो है वो मुस्लिम लीग नून में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि जनाब यहाँ पर हाफिज मोहम्मद नुमान थे, वो लड़ रहे थे, उनको 100 अगले हल्के में जब आप जाएंगे 128 के बाद 129 पर, तो उनकी बात हम करेंगे। भी उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, बड़ी तनकीद। ओन चौधरी का जो इस हल्का है ना वो कुछ अपसेट जो है वो दे सकता है, लेकिन मुझे ख्वाब आया कि जीतेगा वैसे ओन चौधरी ही 128 में से। आप भी मंजूर बसान बन गए, आपको भी ख्वाब आते हैं? ख्वाब बड़े आते हैं शाहजी, आपके ज़ेरे साया जो बंदे रहते हैं उनको तो ख्वाब आने ही आने हैं। 129 में चले 129 का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वहां पर हाफिज मोहम्मद नुमान, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे 128 वाले, उनको धिक्का देकर वहां भेजा गया। अच्छा, उनकी पूरी कैंपेन जो थी वो 128 में थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ओन चौधरी जब ऊपर से प्रेशर लेकर आ गए तो फिर उनको 129 में ले गए। अच्छा, 129 में जब वो गए हैं तो वहां उनका मुकाबला पड़ा है अब हमाद अजहर, आपको याद होंगे आजकल बैरून मुल्क या कहीं किसी जगह पे है, 9 मई के वाकयात में भी उनके वालिद है साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर साहब। अब वो साहब जनाब साबिक गवर्नर पंजाब जो हैं वो मियां अजहर साहब और हाफिज मोहम्मद नुमान का बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन हाफिज नुमान का थोड़ा सा एज यहाँ पर है। सिंपैथी भी है लोगों की, गो सिंपैथी है, लेकिन देखे ना सिंपैथी, सोशल मीडिया, ये सारी बातें हुदा अपनी जगह पे चलती हैं। सर, हमने देखा कि माजी में सिंपैथी ने पूरे इलेक्शंस भी जितवाए हैं। ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जो ग्राउंड रियलिटी आपके सामने मुझे नजर आ रही है, हाफिज नुमान के नीचे आ रहा है राना मशहूद साहब और मैर इश्तियाक साहब। अच्छा, अब राना मशहूद और जो मैर इश्तियाक है, ये दो एक ऐसी कैंडिडेट है जो ना सिर्फ खुद विनिंग हॉर्स की तरह हैं, बल्कि अपने MNA हाफिज मोहम्मद नुमान को भी उठाने में कभी इम्कान है कि वो कामयाब हो सकते हैं। सही। तो इस हालात में हाफिज मोहम्मद नुमान की पोजीशन काफी बेहतर है, और 128 में मैंने जैसे आपको बताया कि अपसेट सलमान अकरम राजा वहां भी कर सकते हैं, और मियां मोहम्मद अजहर साहब जो है अराई बरादरी की मेन जो जगह है वो 129 में है, और मियां अजहर ही तो है जो अराई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा मियां अजहर साहब भी को इतने माड़े कैंडिडेट नहीं है, हाफिज मोहम्मद नुमान के मुकाबला सकता है, लेकिन ख्वाब जो कह रहा है कि ओन चौधरी हाफिज मोहम्मद नुमान बिल्कुल आगे आगे जाते जा रहे हैं। आपका ख्वाब कितना सच्चा साबित होता है। NA 130 इस पे मेरी भी नजर है भट्ट साहब। PTI से डॉक्टर यास्मीन राशिद और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हल्के से लड़ रहे हैं। खुदा आपकी सिर्फ नजर नहीं, इस हल्के पर तो पूरे पाकिस्तान की नजर है, और उनकी भी नजर इसी पे हल्के पे है। ये हल्का ही तो है जो आपको वो इक़्तिदार के अवानों में लेके जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करने से पहले सबसे पहले बताएं, इस हल्के का ख्वाब आया? इस हल्के का इस हल्के का ख्वाब जो बिल्कुल नहीं आया, वो इसलिए मैं चाह ही रही हूँ कि इस हल्के का ख्वाब नहीं आया, वो इसलिए खुदा शाहजी के इसलिए कि यहाँ पर रिटन ऑन द वॉल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेंथों से मार रहा है। कैसे? हाँ, ये अच्छा सवाल है, आर्गुमेंट देना पड़ेगा इस बात का। अब आप गौर करेंगी कि अगर ये हल्के में डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो चौथी दफा लड़ रही है। यास्मीन राशिद जो है वो पिछली दफा भी लड़ी। अच्छा, वो फिर नवाज शरीफ ने 91,000 से ज्यादा वोट लिए और यास्मीन राशिद ने 52,000 वोट लिए। यास्मीन राशिद हार गई, ये पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 2013 की। अच्छा, 13 के बाद नवाज शरीफ नाहल हो गए, फिर यास्मीन राशिद आई। यास्मीन राशिद कुलसूम नवाज साहबा के मुकाबले में आई, कुलसूम नवाज साहबा ने भी उसको 14,000 वोटों से शिकस्त दी, दूसरी दफा हो गई। तीसरी दफा 2018 आ गया। अब जब तीसरी दफा फिर लड़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 120, यहां पर जब वो लड़ती हैं यास्मीन राशिद तो वहीद आलम खान साहब वो उनको फिर से हरा देते हैं। यानी कि मुसलसल वहीद आलम खान वो शख्स है जो मुस्लिम लीग नून का जरा नॉर्मल घोड़ा तस्वर होता है, तो विनिंग हॉर्स नहीं होता। उन्होंने भी हरा दिया, उन्होंने भी जनाब इनको हरा। अब ये चौथी दफा आ गई है, तो इस दफा मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, नवाज शरीफ खुद लड़ रहे हैं,
वो तो जनाब बगी पर बैठ के भागते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा क्या मुकाबला करेगी? और वैसे मुमकिन भी, नहीं, हाँ, वो ख्वाब वैसे आने भी की जेल जरूरत में नहीं है। जेल लेकिन में एक वो। फिक्रा मैं जरूर कहूंगा हुदा, ये फिक्रा मैं जरूर कहना चाहूंगा, और फिक्रा भी ये है कि मैं समझता हूं कि साबिक वजीर आजम ने जो टिकटों की तकसीम की है ना, वो कोई मुनासिब नहीं की। जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद थे ना, उनको इस इलेक्शन से आपको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए था। मिसाल के तौर पर असलम इकबाल है, हमाद अजहर जिनकी अभी आप बात कर रहे हैं, या यास्मीन राशिद है, और भाई वो अपनी कंपेन ही नहीं कर सकते। उनके लिए तो वोटिंग जो लाइन में खड़े हुए जो वोटर्स होंगे, जो फॉर्म लेने हैं, सारे प्रोसीजर हैं, कैंपेन्स चल रही हैं रहनुमाओं वो की, कैसे जानिब से करेंगे? ये कर ही नहीं सके। तो इन हालात में जो यंगस्टर थे, जो यंग क़यादत थी ना खुदा, उन अफराद को और टिकट हमने देने देखा भी चाहिए भट्ट थे। साहब कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कई इख्तलाफात सामने आए। जो यंगस्टर्स थे वो उन्होंने बाकायदा तौर पर धरना भी दिया, उन्होंने जाके इख्तलाफ भी किया कि भाई हमें नहीं, हमसे वादा ज़रूर किया गया था लेकिन हमें टिकट्स नहीं दी गई। बहुत अच्छे मुकाबले हो सकते थे अगर यंग क़यादत को आगे लाया जाता। और ये 9 मई के वाकयात में जो अफराद मुलव्वस है, अब मियां असलम इकबाल मुल्क से बाहर बैठे हुए की लोड़े टिकट दे दी, उससे अच्छा मैं खुद यकीन करें आपको टिकट दे देती ना, असलम इकबाल की जगह आपको ज्यादा वोट पड़ जाते। मैं इस झमेले में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। पीटीआई को वोट पड़ने थे, आपको थोड़ी पड़ने थे। ठीक है, शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में और लाहौर के हम 3 हलकों को, तगड़े हलकों को डिस्कस कर रहे थे। इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे जरूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।